Hello everyone, this is CA Nikita Somani and we are studying costing. कॉस्टिंग में हमने शुरू किया था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 11 to 15 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एक्चुअली होमवर्क था, ठीक है। अगर लोगों ने किया होगा तो देन एक बार करेक्ट कर लो और नहीं किया होगा तो फिर एक बार कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं एक बार ये वापस सब इरेज कर देती हूँ एंड विल रीड द क्वेश्चन अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन सॉल्व द सेम। अभी पहले तो फर्क समझेंगे कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या था, ईयर्स दिए हुए थे। सी, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट था और 3 साल दिए हुए थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या किया है, 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2, कॉन्ट्रैक्ट 3। मतलब कोई फर्म है इंजीनियर्स की जिन्होंने 3 कॉन्ट्रैक्ट्स ले रखे हैं और तीनों का हमको अलग अलग वर्किंग करना है। मतलब क्या मैम, इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका नोशनल प्रॉफिट अलग, प्रॉफिट को अलग ट्रांसफर करेंगे, रिजर्व्स को अलग ट्रांसफर करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट 2 का फिर से नोशनल प्रॉफिट अलग से निकालेंगे, प्रॉफिट को अलग ट्रांसफर, रिजर्व्स को अलग ट्रांसफर, इफ इन केस प्रॉफिट होगा तो। एंड लॉस का हमने चीज देखी कि अगर लॉस होता है, इफ इन केस देयर इज अ लॉस, वो फिर हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करते हैं एज पर पैरा 5 ऑफ AS 7, दैट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट 1 का क्या है। पहले कॉन्ट्रैक्ट 1 का वर्किंग करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट 2, फिर कॉन्ट्रैक्ट 3। और देखो यहाँ पर सिंपल चीज क्या है ना, सबका इंफॉर्मेशन दे के रखा है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है ना, ये सब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 80,000, 54,000, 60,000। देन मटेरियल्स, ये सब मटेरियल दे के रखा है, वेजेस भी दे रखा है, जनरल एक्सपेंसेस, कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस वो भी दे रखे हैं। उसके बाद कैश रिसीव्ड फॉर वर्क सर्टिफाइड, ये कैश रिसीव्ड हो गया, वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है, वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है, ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, WIP में। ये कहाँ कहाँ जाएगा, मटेरियल डेबिट, वेजेस डेबिट, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट। कैश रिसीव्ड तो फॉर्मूला के लिए यूज होता है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नाउ। अभी तक तो वो अंडरस्टैंड हो गया रहेगा कि कैश रिसीव्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, नोशनल प्रॉफिट इनटू 1/3 और 2/3, जिस तरीके का भी कंप्लीशन ऑफ है ना वर्क हुआ है, और फिर उसको और फर्दर रिड्यूस करते हैं कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो वो फॉर्मूला में यूज करते हैं इस कैश रिसीव्ड को। उसके बाद वेजेस आउटस्टैंडिंग, हमने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, इसको क्या करेंगे, वेजेस में ऐड करेंगे, है ना, वेजेस में ऐड करेंगे, दैट इज डेबिट। फिर जनरल एक्सपेंसेस, वापस क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग, फिर से वर्ड आ गया आउटस्टैंडिंग, ये यहां पर भी था आउटस्टैंडिंग। अब जनरल एक्सपेंसेस ऊपर दिया हुआ है क्या, यस, जनरल एक्सपेंसेस जो ऊपर दिए हुए हैं ना, उसमें फिर से ये सब ऐड कर देंगे, तो फिर से इसको डेबिट लिख दूं मैं, यस। फिर है प्लांट इंस्टॉल्ड, ये क्यों दिया है प्लांट इंस्टॉल्ड, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और अगर उन्होंने बोला है कि बैलेंस शीट बनाना है तो बैलेंस शीट में भी प्लांट का अमाउंट आएगा फिर। एंड मटेरियल्स ऑन हैंड, मटेरियल्स ऑन हैंड मतलब काम कंप्लीट होने के बाद इतना जो मटेरियल है वो क्लोजिंग में बच गया, दिस इज क्लोजिंग मटेरियल, तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। सारी इंफॉर्मेशन तो दी हुई है, एवरीथिंग इज गिवन, हमको बस क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर वी हैव टू फाइंड आउट नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट निकालना है, और फिर P&L को कितना जाएगा, रिजर्व्स को कितना जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि इसका जो वर्क कंप्लीशन है वो कितना है। एंड लास्ट में दे हैव ऑल्सो गिवन, last में they have also given the depreciation rate, that is 15% per annum. Now what do you understand from here, 15% per annum, that means देखो यहाँ पर dates दिए हुए हैं, what are the dates given, they are saying that a firm of engineers to undertook 3 contracts beginning on 1st Jan, 1st May, 1st August, okay, and their accounts on 30th November 2015, that means you have to take the depreciation of contract 1 from 1st Jan to 30th November, then यहाँ का from 1st May
टू 30th नवंबर, एंड यहाँ का फ्रॉम 1st अगस्त टू 30th नवंबर। काउंट करके लिख दो कितना होता है, जैन टू नवंबर, इट्स 11 मंथ्स। ठीक है, कितने महीने होते हैं, 11 महीने। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ऐसे लिखती हूँ, वेयर डू आई राइट, है यहाँ पे लिखती हूँ 11 मंथ्स। उसके बाद मई टू नवंबर, हाउ मेनी मंथ्स, 7 मंथ्स। एंड देन अगस्त टू नवंबर अगेन, हाउ मेनी मंथ्स, 4 मंथ्स। तो 11 मंथ्स, 7 मंथ्स, 4 मंथ्स रेस्पेक्टिवली। एंड यही बस एक एडजस्टमेंट है, जो एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। बाकी तो इट्स ऑल गिवन, डेबिट क्रेडिट सब कुछ लिख दिया है ना। और फॉर्मूला में यूज होगा कैश वाला थिंग, तो वो भी हमको मिल गया। अब बस इतना दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि कितना परसेंट काम हो चुका, क्योंकि हमको फॉर्मूला यूज करना है अभी, नोशनल प्रॉफिट इनटू 1/3 लेना है या 2/3 लेना है। ठीक है, और अगर ऑलमोस्ट कंप्लीट है तो पूरा का पूरा P&L को, लॉस है तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अभी सॉल्व करें क्या आंसर को। आई थिंक आंसर में कुछ है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन तो ऐसा, इज इट विजिबल टू यू, आई थिंक यस। ठीक है, दिस इज विजिबल, तो क्वेश्चन और आंसर एक साथ दिख रहा है। तो अभी तो मैं यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर रही हूँ, बिकॉज यू नो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जहां पर जो वर्किंग नोट कुछ बनाना है तो साइड में मैं वर्किंग नोट बना देती हूँ। तो व्हाट यू नीड टू डू इज मेक दिस अकाउंट फर्स्ट इन कॉपी। ठीक है, बुक में ये वाला अकाउंट बनाना है, पर जहां पर मैं वर्किंग नोट बना रही हूँ, जैसे ये नोशनल प्रॉफिट है, तो यहाँ पर आपको 4-5 लाइन छोड़ देनी है, लीव 5 लाइन्स, बिकॉज यू नीड टू डू सम वर्किंग नोट। ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन का तो ऑलरेडी बना हुआ है देखो, ठीक है, तो उतनी जितना उन्होंने जैसा बनाया है दैट इज ओके, समझ में आ जाता है। अदर देन दैट बाकी सब ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको। अभी देखो हमने क्या क्या बोला, मटेरियल डेबिट, वेजेस इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग, इन्होंने भी ऐड करके लिख दिया देखो, है ना। कॉन्ट्रैक्ट 1 2 3 ऐसे ही बनाना है आपको भी, तो स्पेस भी कम जाएगा, टाइम भी कम जाएगा। 3 अलग अलग अकाउंट्स बनाएंगे तो 3 अलग अलग अकाउंट्स का पूरा जो बनना है ना, जो स्ट्रक्चर बनना है, फॉर्मेट बनना है, उसमें वक्त लग जाएगा, बहुत सारा टाइम जाएगा। तो ऐसे पहले लिख लो कॉन्ट्रैक्ट 1। कॉन्ट्रैक्ट 1 में मटेरियल, वेजेस, जनरल एक्सपेंसेस सब कुछ लिखना है, इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग। देखो यहाँ पर कितने दिए हैं 800, और यहाँ पर कितने दिए हैं 150, तो 800 प्लस 150 इज 950। एंड ऊपर वेजेस में भी देखो 22,000, और नीचे कितना दिया है आउटस्टैंडिंग में 700, तो 22,700। ठीक है, और मटेरियल तो जितना दिया है उतना पूरा लिखा है 14,400। देन अदर थिंग्स, डेप्रिसिएशन हमने क्या बोला, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए 11 मंथ्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लांट, 4,000, तो देखो 4,000 ले लिया, 15% इज डेप्रिसिएशन, और ये पूरा जो डेप्रिसिएशन है वो 12 मंथ्स के लिए है, और हमको कितने महीने के लिए लेना है, 11 मंथ्स के लिए। तो डू यू गेट दिस फॉर्मूला, है ना, प्लांट का वैल्यू इनटू डेप्रिसिएशन का परसेंट, दैट परसेंट इज फॉर 12 मंथ्स, इसलिए डिवाइड बाय 12, एंड हमको कितने महीने का निकालना है 11 मंथ्स, इसलिए इनटू 11। सो यू गेट द डेप्रिसिएशन 550। ओके, नाउ क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, WIP। WIP में दोनों चीजें आती है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, ये देखो लिख लिया यहाँ पर उन्होंने 40,000, 1,200। ठीक है, वो लिख लिया। उसके बाद मटेरियल ऑन हैंड, हमने ये भी बोल दिया ये क्रेडिट साइड में जाएगा, मटेरियल ऑन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक है वो भी लिख दिया। ओके, नाउ अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट 2 और कॉन्ट्रैक्ट 3 को नहीं देखना है, अभी बैलेंस कर दो पहले, यू गेट नोशनल प्रॉफिट। अब काम है मेरा, ठीक है, मैं एक वर्किंग नोट यहाँ पर बना देती हूँ, आई विल ड्रॉ हियर। ऐसा कुछ हमने ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर हमने पूरा डेबिट में पूरे एक्सपेंस लिख दिए, है ना, मटेरियल, वेजेस, ये सब आपको अपने आप लिखना है, ठीक है, पूरे एक्सपेंसेस। और यहाँ पर हमने क्या लिखा, बाय WIP, इसमें वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल ऑन हैंड, मटेरियल ऑन हैंड। ठीक है, ये सब लिख दिया हमने, मैं बस देख रही हूँ बाकी कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है, डेप्रिसिएशन वगैरह अपने आप लिख लो आप। अभी आपको क्या करना है, क्रेडिट माइनस डेबिट,
इफ क्रेडिट इज मोर दैट इज योर रेवेन्यू इज मोर देन योर एक्सपेंसेस, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर? नोशनल प्रॉफिट। टू नोशनल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करके बताओ नोशनल प्रॉफिट कितना आएगा? 3400 इज नोशनल प्रॉफिट। आ गया क्या आपका? भी प्लीज सॉल्व करो और बताओ। क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का सारा एक्सपेंस करोगे तो यू गेट व्हाट? नोशनल प्रॉफिट। अपने आप करना है आपको, ठीक है? मतलब जो भी डेबिट में जो भी दिया है अब क्वेश्चन में वो सारा आपको खुद को करना है, ठीक है? देन पुल डाउन हियर बाय नोशनल प्रॉफिट कितना है? 3400। अभी हमको ट्रांसफर कहाँ कहाँ करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व्स। अब प्रॉफिट एंड लॉस में हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, पी एंड एल। क्या फॉर्मूला लिखेंगे मैम? अभी लर्न हो चुके हैं फॉर्मूला। नोशनल प्रॉफिट इनटू, अब 2/3 लेना है कि 1/3, उसके लिए रुकते। इनटू क्या रहता? कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड एंड वर्क सर्टिफाइड कितना है देख लेते। कैश रिसीव्ड इज हाउ मच? 30,000। वर्क सर्टिफाइड इज 40,000, ठीक है? तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000 कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो पहले मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, फॉर्मूला लिख देती हूँ कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, फिर नीचे यहाँ पर लिख देती हूँ 3400 इंटू स्पेस छोड़ के 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000। अब यहाँ पे ये वर्किंग नोट से आया ऐसा बताएंगे, ठीक है? अभी पी एंड एल में देखो कैसा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का पूरा वैल्यू इज हाउ मच? 80,000। कॉन्ट्रैक्ट का पूरा वैल्यू इज हाउ मच? 80,000। वर्क सर्टिफाइड वी हैव सीन इट इज 40,000। तो कितना परसेंट कंप्लीशन हो गया निकाल सकते हैं यहाँ से? तो निकाल लो, परसेंटेज कर लो। 40,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100 दैट इज 50%। मैम ये तो यहीं से पता चल गया ना, 40,000 डिवाइडेड बाय 80,000 तो समझ में आ जाता है 50%। 50% काम हो जाता है तो हम कितना यूज करते हैं पोर्शन? नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। करते हैं कि ये वाला फॉर्मूला यूज? अब लर्न हो गया होगा। लेस देन 25 है तो प्रॉफिट को कुछ नहीं जाएगा, एवरीथिंग टू रिजर्व्स। और अगर मोर देन है ना 25%, लेस देन 50%, रेंज है 25 to 50% का, तो उसमें कितना जाएगा? नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। और मोर देन 50% है तो फिर उसमें जाएगा कितना? मोर देन 50%, तो उसमें जाएगा नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, ठीक है? सो 25% नथिंग, 25 to 50% 1/3 जाएगा पोर्शन, और मोर देन 50% है तो 2/3 जाएगा। और अगर ऑलमोस्ट कंप्लीट मतलब क्या? मोर देन 90% कंप्लीट अगर काम हो चुका है तो वो जो नीचे के 4 फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे ना वो वाले यूज करेंगे। आएगा उस टाइप का भी क्वेश्चन, तो जब आएगा तब डिस्कस करेंगे वो चीज, ठीक है? ओके, तो अभी ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और इसमें क्या है? कैश रिसीव भी हमको यूज करना है, तो मैंने यहाँ पर वो भी लिख लिया, कैश रिसीव्ड 30,000। तो निकाल लो फिर यहाँ से। यहाँ पर मैं लिख दूं इंफॉर्मेशन, हम लोग 2/3 यूज करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू यूज 2/3। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये 50% काम हो चुका है, ये उस रेंज में फॉल करता है। कर दो अभी 3400 इंटू 2/3 इंटू 30,000 बाय 40,000। 3400 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000 कितना आ गया? 1699.99 दैट इज 1700, है ना? 1700। अभी अगर 1700 पी एंड एल को जा रहा है तो रिजर्व्स को कितना जाएगा? बैलेंसिंग फिगर्स 3400 3400 कर दो। ये माइनस करने के बाद यू गेट बैलेंसिंग फिगर एज रिजर्व्स, और कितना आता है वो? 1700, ठीक है? ऐसा कुछ काम करेगा कॉन्ट्रैक्ट 1 अकाउंट, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट 1 अकाउंट। तो आपको ये सारा जो वर्किंग नोट है ये कहाँ लिखना है आपको? कॉन्ट्रैक्ट 1 अकाउंट के पास। अब वहां पर देखो आंसर में भी एक बार अगर चेक कर लोगे आप तो उन्होंने भी ऐसा सब कुछ दिया है। 3400 इंटू 2/3 इंटू 3/4। अभी सिंस ये समझ में नहीं आएगा कि फिर ये 3/4 2/3 कैसा आया, तो फिर आपको जरूरत है वर्किंग नोट की।
तो एक तो यहाँ पर साइड में भी आप लिख सकते हो कि 50% काम हो चुका इसलिए 2/3 यूज किया है, और जो 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000 है ना, उसको उन्होंने सिंप्लीफाई करके 3/4 यूज कर लिया। ठीक है, दैट इज हाउ दे हैव यूज द फॉर्मूला। और आंसर तो हमारे जैसी आया 1700 प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व्स। ठीक है, तो वी आर डन विथ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1। ठीक है, हो चुका सबका। अगर जिन्होंने किया है तो आंसर पे टैली कर लो एक बार, और जिन्होंने नहीं किया है या नहीं समझा होगा तो फिर अभी आई होप ये समझ में आ गया है कैसे किया है। अब सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट 2 अकाउंट कर लो। कॉन्ट्रैक्ट 2 अकाउंट में भी हमको सब लिखना है, मटेरियल, वेजेस, जनरल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, सब कुछ लिखना है। क्रेडिट साइड पे WIP, दैट इज वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड एंड मटेरियल ऑन हैंड, सब कुछ लिखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो है ना क्रेडिट साइड रहेगा वो कम रहेगा एंड जो एक्सपेंसेस रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे। इफ यू सॉल्व फॉर दिस देन व्हाट यू गेट, सॉरी यहाँ पर मैं इसको ऐसे बक्सा बना देती हूँ, ये तो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा। तो आप अगर सॉल्व करोगे इसको तो आपको यहां पर क्या आ रहा है, लॉस 1380 का कॉन्ट्रैक्ट 2 में लॉस आ रहा है। तो लॉस आ रहा है तो हमने कल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, तो यहां पर एज अ हिंट आप लिख दो, है ना, एज पर पैरा 35 ऑफ AS7। ठीक है, एज पर पैरा 35 ऑफ AS7 जो भी कोई लॉस होता है तो वो हम लोग इमीडिएटली रिकॉर्ड कर देते हैं। दिस इज लॉस टू बी immediately recognized। हमने क्या बोला था, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन, इररिस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट अभी शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, लॉस दिख रहा है ना, बस उसको ट्रांसफर कर दो। कहाँ पे ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो, जो है ना कंपनी का, कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा पूरे बिजनेस का, वहां पर उसको वो ट्रांसफर कर देगा। ओके, नाउ कॉन्ट्रैक्ट 3, कॉन्ट्रैक्ट 2 हो गया, कॉन्ट्रैक्ट 3। अब इसमें भी सारा कुछ लिख दो अपने आप, मटेरियल, वेजेस, जनरल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, सब कुछ सिमिलरली जैसा कॉन्ट्रैक्ट 1 2 का किया वैसे ही 3 का करेंगे। पूरा क्रेडिट में भी लिख दो ऑल द डिटेल्स। देन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रिक, यहाँ पे आपको समझ में आता है क्या। अब मैम यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया बताओ तो जरा, नोशनल प्रॉफिट क्यों नहीं आया यहाँ पर, आप लोग खुद बताओगे इसको। मैं रुकती हूँ 2 मिनट, आई विल वेट। ओके, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया है या नहीं समझ में आ रहा है मैं बताती हूँ। देखो आपको यहाँ पर दिखता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट कितना है, प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 60,000 और वर्क सर्टिफाइड 7200। कर दो एक बार, कितना परसेंट कंप्लीशन है। अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो आई वुड गेट 7200 डिवाइडेड बाय 60,000, कितना आ जाता है, 12%, 12% है कंप्लीशन। अब ये जो 12% है क्या ये लेस देन 25% है, दिस इज लेस देन 25%, है ना, 12% इज लेस देन 25%। और हमने फॉर्मूला में पढ़ा था कि अगर लेस देन 25% अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है तो उसका हम प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ रिकॉग्नाइज करते हैं क्या, नहीं करते। जितना पूरा नोशनल प्रॉफिट है उतना पूरा कहाँ पे जाता है, रिजर्व्स। कहाँ जाता है, रिजर्व्स में। तो आप यहाँ पर एज अ हिंट लिख सकते हो कि हम लोग यहाँ पर जो भी नोशनल प्रॉफिट आता है ना, नोशनल प्रॉफिट P&L को कुछ भी ट्रांसफर नहीं करते और पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रिजर्व्स को। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रिजर्व्स को। तो इसीलिए इन्होंने देखो आंसर में बस इतना ही फर्क है, बाकी सब चीजें दी हुई है। क्या किया देखो, नोशनल प्रॉफिट कितना आ गया, नोशनल प्रॉफिट इज 480। और मैम फिर इन्होंने इसको बांटा क्यों नहीं P&L में, और ये देखो डैश डैश दिया है दोनों में भी। अब सेकेंड वाले में तो लॉस ही है, सेकेंड वाले में लॉस है तो ये लॉस आ गया, यहाँ पर लॉस हम पूरा P&L को डालते हैं। थर्ड में यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं गया P&L को, फिर कहाँ गया मैम, सबका पूरा का पूरा देखो कहाँ गया, नोशनल प्रॉफिट जो 480 आया ना पूरा
ये देखो कैरी डाउन करते हैं ना हम, कैरी डाउन किया और उसको कहाँ ट्रांसफर किया, पूरा रिजर्व्स में। देखो 480 पूरा अमाउंट कहाँ गया, रिजर्व्स में। डू यू गेट दिस? क्यों किया ऐसा? क्योंकि द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड लेस देन 25%। मतलब हम उसको क्या मानते हैं कि अभी अभी शुरू हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो अभी अभी शुरू हुआ है, तो अगर वो लेस देन 25% अगर काम उस पर कंप्लीट हुआ है तो हम ऐसा मानते हैं कि प्रॉफिट हमको कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, वी आर ट्रांसफरिंग द अमाउंट, होल अमाउंट टू रिजर्व्स। तो इनमें देखो तीनों कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गए, है ना। नोशनल प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस को गया एक पोर्शन, और एक पोर्शन कहाँ गया, रिजर्व्स। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट 2 में क्या हो गया, लॉस, देर इज लॉस। तो नोशनल लॉस जैसे तो कोई बात नहीं होती है, तो देर इज नो ऐसा लॉस को ट्रांसफर होगा रिजर्व्स को, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज। और कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 में क्या बोल दिया उन्होंने, लेस देन 25%, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रिजर्व्स में। लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो आंसर के पास। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट वाइज था कि डेप्रिसिएशन का इंपॉर्टेंट कुछ तो वर्किंग था और डेट्स को कनेक्ट करना था ऊपर के दिए हुए। बाकी तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में कि जिसको बहुत दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़े। ओके, एंड सेकेंडली यू नीड टू हैव अ नॉलेज ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही बोल दिया था, नोशनल प्रॉफिट और उसके बाद का जो वर्किंग होता है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि अभी कौन सी चीज, कितना कंप्लीशन हो गया, कितना पोर्शन पीएनएल को, कितना रिजर्व्स को। ठीक है, और सिर्फ अब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे ना आप, तो आपको क्या करना है, अभी देखो पूरा छोड़ दो, पूरा प्रॉब्लम नहीं पढ़ना है। अभी कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 को तो आप नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा। क्यों? क्यों मैम, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इस तरीके की प्रॉब्लम तो हमने ऊपर देख लिया ना, कितना परसेंट कंप्लीशन हुआ, क्या एवरीथिंग। नाउ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें आ गया पूरा लॉस। ठीक है, अब इसको भी एक बार का छोड़ दोगे तो चलेगा, क्योंकि पीएनएल का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से ऊपर हो चुका, ऊपर वाले क्वेश्चन में हो चुका। नाउ यहाँ पर अगर आप देख सको तो कॉन्ट्रैक्ट 3 इज समथिंग विच इज टू बी रिमेंबर्ड। मतलब क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसमें एकदम अगर दिमाग नहीं चल पड़ा, क्या ना, लेस देन 25%, तो आप ऐसा फिर वैसे भी तो आपको करना ही पड़ेगा वर्किंग ये निकालने के लिए कि 2/3 वन करना है ना, 2/3 यूज करना है या 1/3। जैसे हमने यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाया देखो, है ना। तो आप कॉन्ट्रैक्ट 3 के लिए भी बना सकते हो ऐसा, कॉन्ट्रैक्ट 2 के लिए तो बनेगा नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट 3 के लिए कैसे बनाओगे आप, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना है, हाउ मच इज द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, प्लीज टेल मी। एक सेकेंड में ओपन करती हूँ मेरे यहाँ पर भी बुक। द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज हाउ मच, 60,000। और वर्क सर्टिफाइड कितना बोल दिया उन्होंने, 7200। बस कर दो इसको, 7200 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू 100। जब जैसे ही आपको ये पता चलेगा फिर आप सोच में पड़ जाओगे, 1/3 2/3 तो यार आता नहीं, फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। लेस देन 25% है तो होल अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, होल नोशनल प्रॉफिट अमाउंट is transferred to reserves as per formula, as per formula। ठीक है, तो ये किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट 3 के लिए, और ये किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट 1 के लिए। कॉन्ट्रैक्ट 2 का क्यों नहीं बनाया मैम, कॉन्ट्रैक्ट 2 में तो लॉस ही है। ठीक है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट 2 का नहीं बनाया। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, आपको कॉपी करना है तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 का ये वाला वर्किंग कॉपी कर लो। और दूसरा मैं एक बार क्वेश्चन और आंसर को भी दिखा दूंगी, तो जो मार्किंग मैंने की है वो भी आप एक बार आपके नोटबुक में या बुक में कर लो एक बार। ठीक है, एंड यू हैव टू राइट दिस डाउन इन द नोटबुक। ठीक है, अभी मैं ऐसे यहाँ पर बता रही हूँ, बट ठीक है, अगर एक क्लास के बाद जब भी आपको टाइम मिले तब आपको क्या करना है, नोटबुक में अच्छे से प्रेजेंट करके इसको लिखना है, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और क्या, रिवीजन भी हो जाएगा, और एक बार अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा, है ना। और कुछ डाउट रहा तो फिर आपको अच्छा ही है पूछने के लिए कि मैम यहाँ पे नहीं समझा। ठीक है, ओके, आई विल जूम द स्क्रीन।
Next question, that is question number 17. Let's read the question now. Following is the trial balance of Premier Construction Company engaged in the execution of contract number 747. ठीक है, कौन सा नंबर का कॉन्ट्रैक्ट है ये? 747 for the year ended 31st December 2015. ओके, नाउ इन्होंने देखो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट दिया हुआ है, मतलब ऐसे समझो कि ये सब कॉन्ट्रैक्टी का दिया हुआ है ना, चीजें है। क्या क्या है? अमाउंट रिसीव्ड, कॉन्ट्रैक्ट से इतना अमाउंट रिसीव हो गया, बिल्डिंग्स इतनी है, क्रेडिटर्स इतने हैं, बैंक बैलेंस, कैपिटल अकाउंट, मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस, प्लांट। हमारा जो इंफॉर्मेशन काम का है ना वो ये है। क्या? क्यों मैम, ये क्यों काम का है? ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने में काम में आएगा, है ना। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इसी इंफॉर्मेशन से बनाएंगे हम, मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंस, जो भी प्लांट का डिप्रिसिएशन वगैरह, ठीक है। बट ये अभी देखना पड़ेगा कि नीचे कैसे कैसे इंफॉर्मेशन दी है, वैसे वैसे बाइफरकेट करके इसको अकाउंट में लिखना पड़ेगा। इट सेज वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट नंबर दिस 747 वॉज कमेंस्ड ऑन 1st January 2015, है ना। 1st January को कमेंस हुआ काम, और ये लोग कंप्लीट कब का बना रहे हैं? ये लोग ईयर एंडेड 31st December, पूरे एक साल का बना रहे हैं। मटीरियल्स कॉस्टिंग 1,70,000 वेर सेंट टू द साइट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट दोज ऑफ 6,000 वेर डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट। अब आपको समझता है, देखो यहीं पर बाइफर्केशन करते हैं, यहीं पर मैं क्वेश्चन में ही लिखती हूँ, प्लीज पे अटेंशन, क्योंकि ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी पॉइंट मिस हो गया या अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो गई तो फिर अगर यहाँ नहीं समझा तो आंसर में कैसे लिखा है, क्या लिखा है, नहीं समझेगा, ठीक है। तो अभी पे अटेंशन, दैट इज 100% अटेंशन। अभी क्या बोला है वो? मटीरियल कॉस्टिंग 1,70,000 वेयर सेंट टू द साइट। कितना पूरा मटीरियल कितना है? 2 लाख का है, ऐसे लिख दूं मैं, 2 लाख, 2 लाख का पूरा मटेरियल है, उसमें से वो बोल रहे हैं 1,70,000 इज सेंट टू साइट। और क्या बोल रहे हैं? 6,000 का जो मटेरियल है वो क्या हो गया है? डिस्ट्रॉयड। क्या बोल रहे हैं वो? 6,000 का जो मटेरियल है वो क्या है? डिस्ट्रॉय हो चुका। एक सेकंड, आई ओपन द बुक हियर so that I'll have the question access to the answer as well as question. Okay, now what does it say? मटीरियल ऐसा हमने लिख लिया। अब इससे क्या समझ में आता है? 6,000 डिस्ट्रॉयड, उसका क्या मतलब? याद करो एक बार, एस्केलेशन क्लॉज। हम लोग जो रिजर्व क्रिएट करते हैं ना, वो किस लिए क्रिएट करते हैं? अगर ऐसा कुछ हो गया तो देखो, अभी फर्स्ट टाइम ऐसा एक पॉइंट आ गया है कि अगर तुमने कुछ भी रिजर्व्स क्रिएट किया हुआ हो तो वो काम में आएगा। किस काम में आएगा? क्योंकि देखो एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें 6,000 का जो है ना मटीरियल है वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, तो इसको कहाँ डालेंगे हम? अभी P&L को डालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग डाल देंगे कॉस्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाट डज इट से नेक्स्ट? वेजेस ऑफ 1,80,000 वेर पेड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे वेजेस कितनी है? यहाँ पे वेजेस इज 1,80,000, और यहाँ पर नीचे भी क्या बोल रहे हैं? वेजेस ऑफ 1,80,000 वेर पेड। तो इसका कोई लोड नहीं है, मतलब डायरेक्ट पूरा 1,80,000 पूरा कहाँ जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट विथ अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख was used from 1st January to 30th September. कितने महीने हो गए ये? 1st Jan to 30th September, these are 9 months. अभी इस वर्किंग को देखो कैसे करेंगे, एक बार वापस पढ़ो सेंटेंस। दे आर सेइंग दैट प्लांट विथ अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख, ऊपर प्लांट कितने का दिया हुआ है? 2.5 लाख का दिया हुआ है, 2,50,000 का दिया हुआ है, और नीचे क्या बोल रहे हैं? 2 लाख का जो प्लांट है वो 1st January to 30th September यूज हो रहा है। मतलब मैं ऐसे बोल दूं यहाँ पर 2,50,000, इसके दो बाइफर्केशन हो जाएंगे। जो 2 लाख का प्लांट है वो कितने महीने यूज हो रहा है? 9 मंथ्स। तो इसका जो डिप्रिसिएशन भी लगेगा ना वो 9 मंथ्स के लिए लगेगा, ठीक है। और कितना परसेंट डिप्रिसिएशन बोल दिया है एक बार वो भी देख लेंगे, है ना। अब देखो आपको ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि है ना कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन कहीं मिलती है क्या। आइदर एक तो प्लांट का ओपनिंग क्लोजिंग आपको दे देंगे तो कोई लोड नहीं है, डायरेक्टली लिख दो, है ना। ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में,
ऑटोमेटिकली वो नेट ऑफ होके डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बट एक बार पूरे क्वेश्चन में एक बार देख लो कहीं पे डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है। किधर है मैम? ये इधर है ना? प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं 10%। देखो क्वेश्चन के पास में थोड़ा बहुत ऐसा लिख दिया ना, इट इज वेरी मच ऐसे ऐसे लगता है कि यार कॉन्फिडेंस आ गया, मतलब अपना आंसर बन गया है बस लगभग। और अगर डायरेक्टली आंसर पे जंप कर जाओ ना तो ऐसा ना ये इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे लिखना है, डेबिट क्रेडिट, अरे क्वेश्चन में अगर कुछ अड़म धड़म दे दिया नीचे ऊपर, अब ऊपर बोल रहा है 2.5 लाख का है ना प्लांट, नीचे बोल रहा है 2 लाख का, फिर बचा हुआ क्या किया? तो उसके लिए फिर एक बार समझो। फिर ये लोग क्या बोल रहे हैं, अब 2.5 लाख का था पूरा प्लांट, तो 50,000 का जो प्लांट है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी क्या? नहीं। तो अज्यूम करो कि वो पूरा 12 महीना यूज किया है। 10%। ये हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, बट नो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज एकदम कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो आई हैव रिटन पूरा 12/12, पूरा मतलब 50,000 पूरे साल यूज हुआ, 2 लाख का 9 मंथ्स यूज हुआ। मैम फिर बैलेंसिंग जो 2 लाख 3 महीने के लिए यूज हुआ उसका क्या करेंगे? अभी उसका ऐसा करेंगे है ना, उसका भी वर्किंग में यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पर है ना, ये 2 लाख का जो है हम 9 मंथ्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो बचा हुआ है ना 10, 11, 12 3 महीने का कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 लाख इंटू 3/12 इंटू 10%। इसका क्या करना है? इसको पेंडिंग रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देखते हैं क्वेश्चन में कुछ पूछा है क्या। ओके नेक्स्ट, अब वो लोग क्या बोलते हैं, प्लांट का हो गया पढ़ के, एंड वॉज देन रिटर्न टू द स्टोर। क्या बोल रहे हैं वो? 2 लाख का प्लांट यूज किया 1 जन टू 30 सितंबर, और उसके बाद उन्होंने स्टोर को रिटर्न कर दिया। क्या बोल रहे हैं? स्टोर को रिटर्न कर दिया। 9 मैंने यूज किया, उसके बाद स्टोर को रिटर्न कर दिया, मतलब स्टोर में भी मशीन का कुछ ना कुछ 3 महीने काम हुआ होगा। तो देखेंगे फिर अभी इसका क्या है, फिर से हिंट है, वो हिंट है। मटीरियल्स ऑफ कॉस्ट 4,000 वेर एट साइट ऑन 31 दिसंबर 2012। कहाँ डालेंगे इसको? क्रेडिट में डालेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन एकदम ऐसे याद रखने के लिए आप मैं ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ, है ना। जो जो इन्फॉर्मेशन ऊपर गिवन नहीं है, यहाँ गिवन है क्या? ये देखो, मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंस, प्लान, बस इतना ही दिया। अब जो सेपरेटली हमको इन्फॉर्मेशन याद रखने की जरूरत है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। 6,000 याद रखना था हमको, डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, उसको हमको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है कॉस्टिंग P&L के नाम से, क्योंकि अब उतना तो काम क्या हो चुका, डिस्ट्रॉय हो चुका, तो अब उसको चार्ज तो करना ही पड़ेगा ना, नुकसान है उतने का, एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे जिसको हम। ठीक है, फिर उसके बाद मटेरियल जो 4,000 का था वो क्लोजिंग पड़ा हुआ है, तो उसको हम कहाँ लिखते हैं? एज यूजुअल हम लोग उसको क्रेडिट में डालेंगे। तो दो चीजें याद रखनी है, इसलिए ऐसा हाईलाइट कर दिया। ओके, कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर 6 लाख। अब हमारे यहां से शुरू होता है वो वाला काम, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं वो, कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 6 लाख रुपीज का है, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ 6 लाख। कॉन्ट्रैक्टी पेज 75% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। अब वो लोग क्या बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है, जितना भी काम सर्टिफाई हो चुका है उसका 75% पे करता है। क्या समझ में आता है? यहां से 25% वो रिटेन करके रखता है ना। Work certified was 80% of the total contract work at the end of 2012। और नीचे क्या बोल रहा है वो, 80% जो है वो काम है ना, कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट वर्क सर्टिफाई हो चुका है 80% का। तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट कितना है? 6 लाख, और 80% क्या हो चुका? वर्क सर्टिफाई हो चुका। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते क्या, 6 लाख इंटू 80% कितना आ गया? 4,80,000। तो मैं यहां पर ऐसे वर्किंग नोट बना के लिख दूं 6 लाख, इरेज करती हूँ एक सेकेंड, 6 लाख, उसका क्या बोल रहे वो, 80% जो है वो वर्क सर्टिफाइड है, तो यहां पर मैं लिख देती हूँ 4,80,000। करो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके लिखो, है ना, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। अब ये इंफॉर्मेशन भी सेपरेटली ध्यान रखना पड़ेगा, तो रखो ध्यान। और अनसर्टिफाइड वर्क वाज एस्टिमेटेड एज 15,000। अब ये इंफॉर्मेशन भी अलग से दे दी, इसको भी याद रखना पड़ेगा। वर्क अनसर्टिफाइड और इतना काम सर्टिफाइड, ये हमने अमाउंट निकाल ली। और मैम वो जो बोला है 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैश आता है, उसका काम कहाँ है? फॉर्मूला में, है ना। अब डायरेक्ट आप 75% यूज करते हो, कर सकते हो ना।
अब देखो इतना तो लॉजिक, अब बार बार वो क्या लिखना है ना, पूरा कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, उसका प्रोपोर्शन हमको कितना देके रखा है 75%। तो अब हम ऐसे यूज करेंगे तो चलेगा, समझेगा आपको? यस बिल्कुल समझेगा मैम। ओके अभी सब ट्रांसफर करो, ऐसा विजिबल है? आई होप दिस इज विजिबल। ठीक है, अब एक बार डेबिट में क्या क्या लिखना है और हमने क्या क्या ऊपर वर्किंग बनाया उसको एक बार टैली कर ले। अब देखो यहाँ पे मटेरियल हमने क्या बोला, 1,70,000 कहाँ जाएगा, सेंड टू साइट है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को जाएगा। वी आर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मटीरियल 1,70,000। ठीक है, देख लो यहाँ पर एक बार। फिर वेजेस अकाउंट 1,80,000 पूरा जाएगा। यस हमने भी बोला कि पूरा जाएगा, क्योंकि उसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरा बोल दिया उन्होंने, 1,80,000 वॉज पेड, है ना, इतने पे कर दिए उन्होंने। डेप्रिसिएशन, इसका वर्किंग यहाँ पर अलग किया है इन्होंने। यहाँ पर डेप्रिसिएशन का जो वर्किंग है ये अलग किया है। हमने जिस तरीके से कैलकुलेट किया है उस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो सेम अमाउंट आएगा। कैलकुलेट कर लो एक बार, 2 लाख इंटू 10% इंटू 9 मंथ्स बाय 12 कर लो। 2 लाख इंटू 10% इंटू 9/12, मेरा आंसर आ गया 15,000। आई राइट डाउन हियर ओनली 15,000। और नीचे कितना आ जाएगा, 100% नहीं बाबा, 100% कैसा आएगा डेप्रिसिएशन, एक सेकेंड, यहाँ पे 10% करो, 10%, तो कितना आ गया 50,000 का डायरेक्ट 10% ले लो 5,000। मेरा टोटल आ गया 15,000 प्लस 5,000 20,000। यहाँ पर भी कितना आ गया 20,000। ठीक है, बट इन्होंने प्रेजेंट अलग किया है, देखो 2,50,000 इन्होंने 9 मंथ्स के लिए यूज किया ऐसा बता रहे हैं ये, और जो 50,000 है वो 3 मंथ का अलग, 3 मंथ्स का अलग से बता दिया, क्योंकि देखो ये 2,50,000 ये 50,000 जो है एक्स्ट्रा का वो भी 9 महीने में तो आ गया ना, तो 9 + 3 12 मंथ्स। तो इन्होंने प्रेजेंट थोड़ा अलग किया है, जो भी जैसे भी आपको इजी लगे तो आप कर लो, जैसा अभी मैंने बताया। अगर आप ये समझ में आता होगा तो ऐसे कर लो, नहीं तो ऊपर ये देखो मैंने लिखा है ना वो ज्यादा बेटर है अंडरस्टैंड करने को। 2 लाख का जो प्लांट है वो 9 मंथ्स के लिए यूज हो रहा है, डायरेक्ट 9 मंथ्स ले लो। 50,000 का जो प्लांट है वो पूरे 12 महीने के लिए यूज हो रहा है, तो उसका ऐसा वर्किंग कर लो। दिस इज वेरी बेटर टू अंडरस्टैंड। अभी आपको एक बार मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूं क्या, देखो 2,50,000 ना ये बोल रहे हैं 9 मंथ्स के लिए यूज कर लिया, ठीक है, इंटू 9 इंटू 10%, है ना, 9 मंथ्स। तो ऐसे क्यों किया मैम 2.5 लाख, इन्होंने तो बोला 2 लाख सिर्फ, तो 50,000 का जो है वो भी तो यूज हो रहा है 12 महीने के लिए। तो आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? आई होप मैं समझाने की एक बार कोशिश करती हूँ। देखो इसमें 2 बाइफर्केशन है, 2 लाख और 50,000। 2 लाख तो नो डाउट 9 महीने के लिए यूज हो रहा है, और 50,000 जो है वो 12 महीने के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने पूरा 2.5 लाख ले लिया, यहाँ पे ये देखो 9 मंथ्स और ये यहाँ पर 3 मंथ्स, तो 9 + 3 12 मंथ्स का हो गया फॉर 50,000, और 9 महीने का यूज हुआ कितने का, 2 लाख का। तो मैंने बस क्या किया है यहाँ पर, आई हैव जस्ट डन, ये जो 50,000 था ना इसका पूल मैंने नीचे में क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये पूरा 50,000 मैंने नीचे ला लिया, और इंस्टेड ऑफ 3 मंथ्स मैंने बोला ये 12 महीने, तो मैंने क्या कर लिया यहाँ पर 12/12 लिख लिया। और ये जो 2.5 लाख इन्होंने यहाँ पर लिखा इसको मैंने 2 लाख कर दिया। मतलब वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आंसर सेम ही आएगा, कैसे भी करो आंसर इज गोइंग टू बी सेम, देर इज नो चेंज इन द आंसर। देखो इनका भी 20,000 आया है, हमारा भी 20,000 आया है, बट दिस इज मोर क्लियर टू अंडरस्टैंड, है ना। 2,50,000 कोई दिक्कत ही नहीं है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, विजिबल, यस। तो हो गया डेप्रिसिएशन। अभी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का कैसा है, अब क्या बोल रहे हैं वो लास्ट में, एक्सपेंसेस, ये एक बार मैं रेज कर देती हूँ यहाँ का, अब ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आई इरेज दिस, एंड दे आर सेइंग expenses are charged to contract at 25% of wages, 25% ऑफ वेजेस, मतलब 25% ऑफ वेजेस कितने हैं, 1,80,000 कर लो। 25% ऑफ 1,80,000 कितना आता है, 45,000। ओके, पर मैम यहाँ पे तो जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं ना वो 47,000 दिए हुए हैं, उसका क्या करेंगे फिर बचे हुए अमाउंट का। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे 2 पूल क्रिएट कर लूँ,
ऐसे लिख दूं मैं यहाँ पर 47,000, 47,000 का 45,000 जो है वो कहाँ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को जाएगा, और 2,000 कहाँ जाएगा मैम, 2,000 कहाँ जाएगा वो देखते हैं कहाँ जाएगा, क्वेश्चन मार्क डाल देती हूँ। आई होप वो विजिबल है जो भी मैं लिख रही हूँ वहां पर, ठीक है। अभी आप लिखो मत, मैं टाइम दे दूंगी आपको लिखने के लिए, अभी बस एक बार समझ लो। ओके, तो देखो मैंने एक्सपेंसेस यहाँ पे चार्ज कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आ गया 45,000, और अभी पूरी इंफॉर्मेशन जो भी गिवन है क्रेडिट में, हमने जो जो भी इंफॉर्मेशन बोली थी वो सब लिखे। देखो क्या क्या लिखेंगे, 6,000 हमारा एबनॉर्मल लॉस था, एबनॉर्मल लॉस लिख लिया। कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, अगर आपको लिखना है तो बाजू में साइड में ऐसा लिख दो, एबनॉर्मल लॉस। फिर मटेरियल रिटर्न्ड है, 4,000 का हमने बोला कि हमने क्या कर दिया, मटेरियल रिटर्न कर दिया। ये देखो यहाँ पर हाईलाइट करके रखा था ब्लू में, ऊपर देखो क्वेश्चन में, मटेरियल्स ऑफ कॉस्ट 4,000 वेयर एट साइट ऑन 31 December 2012, मतलब उतना क्लोजिंग है, दैट इज क्लोजिंग नॉट रिटर्न्ड। ये कट करो यहाँ पे और लिखो मटेरियल एट साइट, इट्स नॉट मटेरियल रिटर्न, इट इज मटेरियल एट साइट, क्लोजिंग है वो, ये देखो वेयर एट साइट, ठीक है। तो ये क्लोजिंग मटेरियल है, तो तक कट करके लिखना पड़ेगा, अभी मत करो कुछ भी करेक्शन, बाद में करना। WIP वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड ये हमने निकाल लिया, 4,80,000 ये हमने निकाल लिया। ऊपर कहाँ पे है मैम, कहाँ पे निकाला, ये देखो ये यहाँ पे निकाला, हियर इट इज, दिख रहा है 4,80,000। तो ये वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड इज गिवन, दिस इज गिवन। समझ में आती है बात। आप ना ये वाला डेप्रिसिएशन का वर्किंग करो ही मत, बाद में बहुत दिक्कत जाएगी समझने के लिए कि कहाँ से आया है अमाउंट्स। तो ये वाला जो वर्किंग है ना, ये आप मत करना, जो हम लोगों ने प्रेजेंट किया है ना आप वैसा करना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, तो इसको ऐसा कट कर दो और इसके जगह जो ऊपर सॉल्व किया है ना वैसा लिखना, ठीक है। अभी अभी क्या आएगा, एज यूजुअल स्टोरी, नोशनल प्रॉफिट आएगा, नोशनल प्रॉफिट से हम पीएनएल को ट्रांसफर करेंगे, और कहां ट्रांसफर करेंगे, रिजर्व्स को ट्रांसफर करेंगे। लेट्स डू इट, करो, मैं उतना काम आप पर छोड़ती हूँ, आई विल वेट फॉर यू, ठीक है। आई हैव सॉल्व्ड, मेरा आ गया नोशनल प्रॉफिट 90,000, पूरा इंफॉर्मेशन जो भी हमने डेबिट में लिखा है और क्रेडिट में लिखा है वहां से मेरा आ गया क्या, नोशनल प्रॉफिट। अभी देखो नोशनल प्रॉफिट कितना आ गया, 90,000, इसमें से हमको एज यूजुअल ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएनएल को और रिजर्व्स को। अब मैम पीएनएल में ट्रांसफर करना है तो आपने फॉर्मूला इतना ही लिखा, आप कैसा करेंगे, 2/3 की 1/3, आप सॉल्व करके बताओ पहले कितना यूज करेंगे, सॉल्व इट। नोशनल प्रॉफिट इनटू, बताओ कितना परसेंट यूज करेंगे, 1/3 यूज करेंगे या 2/3 यूज करेंगे, और जितना भी करेंगे वो क्यों करेंगे, है ना, मैं वेट कर रही हूं। ओके, अब जिसने लिख लिया है ऑलरेडी, थोड़ा सा टाइम दिया था अभी, जिसने लिख लिया है तो चेक कर लेना, और नहीं समझ में आया तो अभी समझ भी लेना। देखो ऐसा इंफॉर्मेशन है सारा, अपने को क्या बोला है, 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, और क्या बोल दिया, 80% जो है वो वर्क सर्टिफाई हो चुका है, मतलब उतना कंप्लीट हो चुका है ना। ये तो गिवन ही इंफॉर्मेशन है, बस ध्यान रखने के लिए या थोड़ा समझने के लिए वापस से लिख दिया, 4,80,000 बाय 6 लाख, वो ना वर्क अनसर्टिफाइड सर्टिफाइड तो आ गया ना हमारा, वर्क सर्टिफाइड कितना है, 4,80,000, कितना परसेंट है ये, 80%, ये तो गिवन ही है, दिस इज गिवन। अब 80% हो गया मतलब दिस इज मोर देन 50%, है ना, एक सेकेंड, मोर देन 50%, तो क्या फॉर्मूला यूज कर लोगे, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। मैम अब तो लर्न हो गए ये फॉर्मूलाज, यस वेरी गुड, लर्न होने ही चाहिए। क्या यूज करेंगे, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, लिख दो फिर यहाँ पर भी, राइट डाउन, 2/3 यूज करेंगे यहाँ पर। नोशनल प्रॉफिट कितना आया, 90,000 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, देखो कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ तो कितना पे कर देंगे, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है देख के बताओ जरा, कहीं पे कोई लाइन में ऐसा दिख रहा है कि आपको 75% जो है वर्क सर्टिफाइड का कॉन्ट्रैक्ट ही पे करने वाला है, और हमने बोल दिया था क्वेश्चन में 25% वुड बी रिटेंशन, देखना है क्या, एक सेकेंड बताती हूँ। ये देखो
कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर 6 लाख एंड द कॉन्ट्रैक्टी पे 75% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। मतलब मैं यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा लिख दूं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग ऐसे लिख दूं डायरेक्ट 75%। करो कैलकुलेट, 90,000 इंटू 2/3, 90,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 75%। आई हैव गॉट द आंसर एज 45,000। ऐसा आंसर आ गया मेरा। आपका आया क्या? यस। अभी कुछ नहीं, बैलेंस कर दो, रिजर्व्स आ जाएगा फिर। 90,000, 90,000 और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर वुड बी रिजर्व्स कर दो। 90,000 माइनस 45,000, यहाँ पर आ जाएगा 45,000। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने फिर भी ये यहाँ पर वर्किंग नोट के यहाँ पर लिख दिया, कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, उन्होंने ऑलरेडी ये भी गिवन है। दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन 75%। ये कहाँ यूज होगा? फॉर्मूला में। कैश रिसीव की जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो कहाँ यूज होगी? फॉर्मूला में। कौन से फॉर्मूला में मैम? ये वाले फॉर्मूला में। कहाँ पर? ये यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ ये सॉल्व होगा। दिस इज द सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। यस, ओके। अभी एक बार और क्या पूछा है क्वेश्चन में सॉल्व करने को, वो सब पूरा सॉल्व करने के बाद उसके बाद हम स्क्रीन को मैं जूम कर दूंगी, फिर आप लोग लिख लेना आराम से। ठीक है, आई होप इतना जो भी हमने सॉल्व किया है ये समझा है आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं वो हम लोगों को क्या क्या प्रिपेयर करना है यहाँ पर। ये देखो उन्होंने यहाँ पर ना P&L अकाउंट भी बनाया है। क्यों बनाया मैम P&L अकाउंट? देखो अब बाकी सारी चीजों का क्या करेंगे। अब जो है ये देखो हमने ये इंफॉर्मेशन यूज कर ली थी, ये कर ली, ये कर ली, ये इंफॉर्मेशन यूज कर ली, फिर उसके बाद ये इंफॉर्मेशन यूज कर ली, ये भी कर ली। क्या इंफॉर्मेशन यूज नहीं की मैम? फिर ये देखो ये इंफॉर्मेशन हमने यूज नहीं की। ये 2000, दिस 2000, देन उसके बाद में ये वाला जो डिप्रिसिएशन का पोर्शन था ये निकाल लो एक बार, कितना डिप्रिसिएशन आता है? 2 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10%, 5,000 आ गया। 5,000 है ना। ये इंफॉर्मेशन को यूज करना है। अब कहीं तो यूज करना ही पड़ेगा ना। देखो इसको ऐसे ये नहीं छोड़ सकते, इसको ओपन नहीं छोड़ सकते, ओपन इश्यूज ऐसा नहीं डाल सकते। अभी इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर का नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो बनाता है वहां पर इन चीजों को पुट करेंगे। क्या क्या मैम? एक्सपेंसेस वाला पोर्शन, डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन, और एक चीज ये देखो कॉस्टिंग P&L अकाउंट, ये दिखता है आपको 6,000, ये P&L को ही डाल रहे हैं हम। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बना रहे हैं तो ये देखो 6,000, 5,000, 2,000, जो मैंने ऊपर मार्क किया ना वो तीनों चीजें यहां पर लिख ली। ठीक है, और ये कहां से आया? प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ये यहां से आया जो हम P&L को ट्रांसफर करते ही है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दो जगह P&L आया, कहां पर? एबनॉर्मल लॉस, दूसरा एक अमाउंट जो हम P&L को ट्रांसफर करते हैं, और दो अमाउंट आई ऊपर से। कहां से आई मैम? ये देखो एक्सपेंसेस का 2,000 को मैंने हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि 2,000 का अमाउंट उन्होंने बोला नहीं उसका क्या होगा, तो हम ऐसे अज्यूम करेंगे कि अब वो डायरेक्ट P&L में जाएगा, मतलब स्टोर्स में यूज होगा अभी वो। ठीक है, क्योंकि नीचे क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला कि क्या बोला उन्होंने, पढ़ लो एक बार। एक्सपेंसेस आर चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट एट 25% ऑफ वेजेस, ये निकाला था ना हमने 45,000, तो दिए कितने हैं? 47,000, ये यहाँ पर 47,000, तो फिर 2,000 कहाँ जाएंगे? वो P&L को जाएंगे। तो क्या क्या अमाउंट गई P&L को? 2,000, 5,000, 6,000, कहाँ जाएगा मैम? ये जाएगा पूरा डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में क्या जाता है? पूरा एक्सपेंस एंड लॉसेस। ठीक है, और क्रेडिट में क्या जाता है? इनकम्स एंड गेन्स। तो ये देखो ये प्रॉफिट आ गया ऊपर से, ऐसा एरो दिखा देती हूँ मैं, है ना, ये यहाँ से आ गया 45,000, और ये 6,000 ये यहाँ से पुल करके लाया, और ये ऊपर पे जो हमने वर्किंग बनाया ना वहां से आया। मैम ये 32,000 क्या है? ये नेट प्रॉफिट है। दिस इज बैलेंसिंग फिगर, दिस इज बैलेंसिंग फिगर 32,000, ऐसा कुछ दिखता है ये। ठीक है, देखो यही सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कर लिया, ऊपर क्वेश्चन में ही देखो ऐसे सॉल्व कर लिया एरो बना बना के, तो वहां से फिर लिंक लग जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट बोलती कि अभी P&L अकाउंट बनाओ तो नहीं बन पाता। अभी सिंस ऊपर वाला जो इंफॉर्मेशन था वो हमने ऑलरेडी ऐसा पूरा अच्छे से सॉल्व किया, तो अभी पता है कि अरे इस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे, तो एक और अकाउंट होता है क्या? P&L अकाउंट। ऐसा सब कुछ सॉल्व होगा वो।
ठीक है। अभी मैम ये देखो क्वेश्चन में आपको बाकी सारी और भी चीजें दी हुई है, बिल्डिंग्स, क्रेडिटर्स, बैंक बैलेंस। क्या करोगे इसका? कैपिटल अकाउंट। इसका क्या करोगे? ऊपर वाले इंफॉर्मेशन का, है ना, ऑल दिस इंफॉर्मेशन, देन दिस गोज टू बैलेंस शीट। दिस गोज टू बैलेंस शीट। कैसे जाएंगे बैलेंस शीट में, कैसे यूज करेंगे इसको? हाउ डू यू यूज दिस इन बैलेंस शीट? अब देखो, कैपिटल अकाउंट ऐसे थोड़ा मैं इरेज कर दूं, मैंने सॉल्व किया हुआ है एक्चुअली इसको, बस मैं देख रही हूँ कि इसको मैं यहाँ कैसे प्रेजेंट कर लूँ। पहले तो अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड कहाँ जाएगा? देखो कुछ WIP होता है, WIP बैलेंस शीट में हम लोग हमेशा WIP को लिखते हैं। WIP में दोनों चीजें लिखते हैं, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। दोनों का अमाउंट लिखने के बाद उसमें से कैश रिसीव्ड माइनस करते हैं। और ये हमने यहाँ पर क्या बोला है? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट है, तो ऐसे समझो ये कॉन्ट्रैक्टी से पैसा आया, तो जो भी WIP रहेगा उसमें से ये कैश को माइनस करेंगे। जो भी WIP रहेगा उसमें से इसको माइनस करेंगे। ध्यान रखो ऐसा इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन के पास आंसर बनाना बहुत बड़ी ऐसे कला है, ठीक है। अगर ये जम गया तो आंसर को सॉल्व करना इज नॉट बिग डील। ओके, नाउ नेक्स्ट, बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स क्या है? बिल्डिंग्स नीचे कहीं कुछ इंफॉर्मेशन दी थी क्या कि कॉन्ट्रैक्ट में यूज की क्या, कुछ ऐसा कुछ दिया क्या? नहीं। बिल्डिंग पूरा अमाउंट जो भी है वो कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में। होल अमाउंट विल गो टू बैलेंस शीट। कहाँ जाएगा? असेट साइड में। बिल्डिंग क्या होती है हमारी? असेट। फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का नीचे कुछ भी बोला क्या उन्होंने? कितने क्रेडिटर्स ने कुछ पे किया क्या, नहीं किया क्या? कुछ नहीं बोला, सीधा सीधा क्रेडिटर्स दिया है, बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा? लायबिलिटी। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? हमारी लायबिलिटी, देनगार, है ना, देते हैं जिसको पैसा देना होता है। अभी लेनदार देनदार ऐसा कुछ होता है ना, हिंदी में बोलते हैं जिसको ऐसा। तो क्रेडिटर्स जिनको हमको पे करना है, जिनसे हमने कुछ परचेस किया होगा क्रेडिट पे, अब उनको पेमेंट बचा हुआ है तो उनको ऐसे बैलेंस शीट में डाला है, अभी पेमेंट नहीं हुआ उनका। ओके, नाउ बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कितना है? 35,000। इसका भी कुछ बोला है क्या? नहीं। ये देखो ये इन्फॉर्मेशन ऐसे क्यों दिए? आपको समझने के लिए कि ये इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम की नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो कहाँ जानी है फिर? बैलेंस शीट, है ना। तो एक तो क्या करेंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट, अभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट चल रहा है तो बच्चे क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर दिमाग चल गया ये 2,000 और ये डिप्रिसिएशन बचा हुआ, क्या करेंगे? तो P&L बना लेंगे, ठीक है। बट अगर दिमाग नहीं चला रही, ये बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो यूजफुल नहीं है, काट के सीधा बैलेंस शीट बनाई नहीं, तो फिर अब जैसे बुक में तो बनाया है पर अगर क्लास नहीं की है या पढ़ के नहीं गए ढंग से एग्जाम में, बैलेंस शीट नहीं बनाया, तो उतने मार्क्स कम हो जाएंगे फिर। और वो तो फ्री के मार्क्स थे, क्योंकि देखो यहाँ तो डायरेक्ट डायरेक्ट अमाउंट से हम लोग बैलेंस शीट में डाल रहे हैं। तो बैंक बैलेंस कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट, असेट साइड। पैसे, अरे असेट है वो, तो वो तो एकदम बाय डिफॉल्ट एक्सप्लेन भी नहीं करूंगी मैं। पैसा क्या होता है? असेट। बैंक बैलेंस इज ऑल्सो एसेट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट मतलब क्या है? ये कैपिटल अकाउंट, इतना पैसा बिजनेस में लगाया है ना, तो ये कहाँ जाता है फिर? दिस गोज टू बैलेंस शीट, लाइबिलिटी। हमें लाइबिलिटी कैसे? कैपिटल मतलब ये तो हमारा ही पैसा है। देखो हमारा पैसा है पर कहाँ लगाया है? बिजनेस में। कहाँ लगाया है? बिजनेस में। बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता, लॉस हो सकता, कुछ भी हो सकता। और बिजनेस अलग है, हम अलग है। बिजनेस है ना, 3-4 लोग मिलके करेंगे, तो बिजनेस जब क्लोज हो जाएगा, है ना, जो बिल्डिंग रहेगी जब क्लोज हो जाएगी, तो वहां का पैसा वहां बिजनेस में रखेंगे क्या? नहीं। वो किसको मिल जाएगा? जो भी वहां पे काम करने वाले पार्टनर्स वगैरह वगैरह जो भी है उनको वापिस मिल जाएगा। तो किसी को तो देना है वो पैसा, बिजनेस को किसी को तो भी देना है। तो बिजनेस का तो क्या हुआ? वो लाइबिलिटी। इसलिए कैपिटल अकाउंट को हम कहाँ डालते हैं? लाइबिलिटी में डालते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सारी इंफॉर्मेशन लिख ली हमने। ओके, अभी मैम बनाए क्या बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा? पहले तो ये सारी चीजें जाएगी। अब थोड़ा सा ध्यान करो, अब ये P&L अकाउंट है, जो नीचे हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट। ये भी हमारा मतलब ऐसा नेट प्रॉफिट मतलब ऐसा होगा कि भाई कुछ तो कैश में आया होगा या बैंक में इतने पैसे होंगे, अब 32,000, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे फिर? कैपिटल में ऐड करते। देखो बिजनेस से कुछ प्रॉफिट हुआ, फिर से बिजनेस में ही लगा दिया। हमारा भी स्ट्रैटेजी ऐसे ही होता है ना, अरे कुछ प्रॉफिट हो गया कि चलो हमारे बिजनेस में फिर से हम पुट कर देते हैं और ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इन्होंने क्या कर दिया? कैपिटल, उसमें नॉर्मली हम जब फाइनेंशियल अकाउंट का बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स ऐड प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। तो इसमें क्या कर दिया इन्होंने? ये ऐसे 2 बाय नहीं लिखते हैं बैलेंस शीट में,
ठीक है, वी नेवर राइट दिस इन बैलेंस शीट। डायरेक्ट अमाउंट जाती है, टू बाय कभी नहीं जाता ऐसा, ठीक है, लाइबिलिटीज एंड असेट्स। सो काट दो वो टू बाय, कॉन्सेप्ट ही अलग कर दिया, बैलेंस शीट में भी टू बाय को डाल दिया। ठीक है, अभी क्या करना है, लिखना है मैम। कैपिटल अकाउंट को हमने बोल दिया बैलेंस शीट में जाएगा, क्रेडिटर्स को लिख दिया। देखो डब्ल्यू आई पी कहाँ से आया, 495,000 ऊपर, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड दोनों का टोटल, ये है ना, एक सेकेंड रुक जाओ, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों का टोटल कितना आ गया, दोनों का टोटल 495,000, ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। अब ये तो एकदम सिंपल है, इसका एकदम हैबिट हो जाना चाहिए अभी कि डब्ल्यूआईपी मतलब कहाँ जाता है, बैलेंस शीट, और दोनों ही जाता है, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, तो ये आ गया 495,000। कैश रिसीव्ड हमने क्या बोला, माइनस हो जाएगा डब्ल्यूआईपी से, तो ये देखो माइनस हो गया। देन ओके, अभी ये देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इधर उधर देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको ऐसे नहीं चलेगा कि मैम बस हो गया खत्म काम। ये रिजर्व्स है ना, रिजर्व्स कहाँ जाएगा, ये पूरा रिजर्व्स कहाँ जाएगा, आपके बैलेंस शीट में जाएगा। देखो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है मैम, ये देखो ना, आपने बोला था कि कुछ तो लॉस अगर हो जाता है तो रिजर्व्स को यूज करते हैं, है ना, तो कर लिया ना, ये देखो माइनस कर लिया यहाँ से उन्होंने, कॉस्टिंग पी एंड एल, यहाँ से जब वो माइनस हुआ तभी जाके ये नीचे की अमाउंट्स आई है, बात को समझो आप, है ना। ये जो रिजर्व अमाउंट होगा, ये रिजर्व अकाउंट जो आया है ना अभी, ये जो रिजर्व आया है, ये इसको माइनस करने के बाद ही आया है। जो 90,000 का हमारा नोशनल प्रॉफिट आया ना, वो एबनॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद ही आया है। तो अब ये जो रिजर्व है, ये प्योर रिजर्व है, ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। मैम ये वाला पी एंड एल क्यों नहीं डाल रहे बैलेंस शीट में, क्योंकि इसको कैरी कर रहे हैं, पी एंड एल अकाउंट अलग से बना रहे हैं, तो कौन सा जाएगा बैलेंस, ये वाला बैलेंस जाएगा 32,000, ये देखो 32,000। ये आई होप दिस इज क्लियर नाउ, है ना। डब्ल्यूआईपी कैश रिसीव्ड रिजर्व, ये रिजर्व कहाँ से आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से आ रहा है, ठीक है। फिर देखो हमने बोल दिया था बिल्डिंग, बैंक, मटेरियल स्टॉक एंड प्लांट। अब ये ऐसे क्यों आया मैम, मटेरियल स्टॉक एंड प्लांट, बताती हूँ, है ना, वेट, लुक हियर, यहाँ पे क्या बोला, मटेरियल 2 लाख का है, 2 लाख का जो मटेरियल था उसमें से 1,70,000 का जो मटेरियल था उन्होंने साइट पे भेजा, तो कितना मटेरियल बच गया, नेट में कितना मटेरियल स्टॉक में बचना चाहिए, 30,000, प्लस नीचे और क्या बोल दिया उन्होंने, 4,000 का जो मटेरियल है वो एट साइट बचा हुआ है, और 4,000 का जो मटेरियल है, माल है, वो क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है, तो ऐड 4,000, मतलब टोटल कितना हो गया, 34,000। ठीक है मैम, ये 6,000 तो जो डिस्ट्रॉय हुआ उसका क्या करेंगे, उसका तो हमने ट्रीट कर लिया ना, एबनॉर्मल लॉस, उसका पी एंड एल में इफेक्ट चला गया, ठीक है। तो प्योर हमारे पास मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए, 30,000 प्लस 4,000, 34,000, तो ये जाएगा कहां पर, बैलेंस शीट में, ये जाएगा फिर से बैलेंस शीट में। देखो सारी बैलेंसिंग फिगर ही है, अब देखो मटेरियल पूरा यूज हो चुका 2 लाख का, वेजेस ये 2,000 चले गए पी एंड एल को, एक्सपेंसेस को भी हमने कर, है ना, वेजेस कितना था, नहीं सॉरी, वेजेस पूरा 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट को गया, वो जो पोर्शन था 2,000 वो किसका था, एक्सपेंसेस का, जो 40,000 है पूरा बैलेंस यूज हो चुका क्या, यस हो चुका। अभी प्लांट क्लोजिंग में कितना बचेगा, करो 2,50,000 और पूरा डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, 2,50,000 माइनस यहाँ पर 15,000 5,000 कितना हो गया, वो माइनस 20,000, माइनस ये जो 5,000 था जो प्रॉफिट एंड लॉस को गया, माइनस 5,000 कितना आ गया, 225,000। तो यहां पर मैं ऐसे लिख दूं 225,000 बैलेंस शीट। अब सब हो गया क्या, देखो क्वेश्चन का सब इंफॉर्मेशन यूज हो चुका, अब एवरीथिंग, है ना, अमाउंट रिसीव, बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, बैंक, कैपिटल, मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंस, प्लांट, सब यूज हो चुका क्या, यस, एवरी अमाउंट इज टैलिड नाउ। मटेरियल का देखोगे तो 2 लाख, 1,70,000 साइट, 30 प्लस 4,000 बचा हुआ है, जो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। देन वेजेस 45,000 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को गया, 2,000 पी एंड एल को गया, यहां पर मैं ऐसे लिख दूं क्वेश्चन मार्क के बदले पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद प्लांट का 20,000 का खर्चा गया कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि उतना ही साइट पर यूज हो रहा है, ठीक है।
एंड बचा हुआ जो 5,000 है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, दिस 5,000। अभी प्लांट का सब डेप्रिसिएशन माइनस करके जो भी वैल्यू रहेगा वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। नेक्स्ट नीचे आ जाते, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से कुछ जाने लायक है क्या, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस को या फिर कहीं भी बैलेंस शीट में जो एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को, P&L अकाउंट को, हमने लिखा भी है वैसे, है ना, कॉस्टिंग P&L अकाउंट, तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करेंगे और नीचे भी ये P&L का जो अमाउंट है वो भी कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है। और रिजर्व्स कहाँ जाएगा, रिजर्व्स जाएगा बैलेंस शीट में। ओके, अब यहां से गुजर के यहाँ पे आ गए मैम, ऊपर का जो अमाउंट था वो हमने है ना डायरेक्ट बैलेंस शीट को क्यों नहीं ट्रांसफर किया, तो देखो हमने कुछ तो उसमें से लेस किया ना, फिर ये 45,000 ऊपर से आया, दिस 45,000 उसमें से सब कुछ ये माइनस हुआ जो ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं गया, और जो नेट प्रॉफिट बचा अब ये जाएगा कहां पर, बैलेंस शीट में, कहां जाएगा मैम, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो कर दिया 32,000 ऐड। अब सब कुछ ये देखो, बिल्डिंग गिवन था, बैंक गिवन था, कैश रिसीव्ड वाज गिवन, रिजर्व्स ऊपर से आया निकाला हमने, कैपिटल वाज गिवन, क्रेडिटर्स वाज गिवन। बाकी सारा जो इंफॉर्मेशन है अभी कौन सा मैम, ये जो मैं ब्लू में अभी हाईलाइट कर रही हूँ, P&L, उसके बाद ये रिजर्व्स, है ना, और आपका ये ऊपर से आ गया मटेरियल स्टॉक, यहां पर भी मैं अगर मार्किंग कर दूं तो यहां पर मैं लिख दूंगी 30,000 प्लस 4,000, और प्लांट का 2,50,000 माइनस पूरा डेप्रिसिएशन, कितना है पूरा डेप्रिसिएशन, 25,000, है ना, 20,000 प्लस 5,000, तो अमाउंट क्या आ गया, 2,25,000। दिस इज द सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी जब भी प्रैक्टिस करो ना तो ऐसे वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस भी करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा कि कौन सा इंफॉर्मेशन कहां पर, है ना, डालना है। अभी P&L में जाएगा, कौन सा कहाँ जाएगा, और सबसे मेन बात तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग कि हमको बनाना क्या क्या है। क्योंकि देखो क्वेश्चन में दे हैव नेवर सेड, कुछ कुछ बोला नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, P&L बनाना है। ये तो आपका दिमाग काम करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन कि अभी आपको ये सारे अकाउंट बनाने हैं, है ना, बैलेंस शीट, P&L एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आएगा P&L, रिजर्व्स, P&L जाएगा फर्दर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व्स विल गो टू बैलेंस शीट। देन P&L अकाउंट बनेगा, क्यों बनेगा मैम, देखो ये सब हमने जो बाइफर्केशन किया है ना, यहाँ पर सब मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंस, प्लांट का, है ना, बचा हुआ डेप्रिसिएशन, ऑल दिस थिंग्स विल गो टू व्हाट, P&L अकाउंट इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को भी डाला है ना, लिखा वहां पर क्रेडिट में, कॉस्टिंग P&L अकाउंट, ठीक है। तो वहां से आएगा हमको नेट प्रॉफिट। अब दैट नेट प्रॉफिट को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे, दैट मीन्स उसको हम लाइबिलिटी में लिखेंगे। ओके, और उसके बाद जो भी अब बचा हुआ इंफॉर्मेशन है ऊपर का, देखो जो ब्लू में मैंने लिखा है ब्लू पेन से, वो तो गिवन इंफॉर्मेशन है, बाकी सारी चीजों को टैली करो। मटेरियल कुछ बचा क्या, है ना, मटेरियल इज व्हाट, स्टॉक, तो स्टॉक को कहाँ लिखते हैं हम, असेट में, तो देखो वहां से कुछ बच गया क्या, यस बच गया, कितने का बच गया, 34,000 वुड गो टू व्हाट, बैलेंस शीट। देन वेजेस 2,000, है ना, वेजेस तो पूरा गया कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंसेस 2,000 वुड गो टू P&L, अब कुछ नहीं बचा, उसका हो गया टैली। अब क्या बचा, प्लांट, प्लांट वुड गो टू बैलेंस शीट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। अभी मैंने इसको 2-3 बार ऐसे ना याद करवा दिया, अब तो लर्न हो गया होगा इसका आंसर, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ। सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, इसको मार्क कर लेंगे ऐसे, जो भी क्वेश्चन में या जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको पहले मार्क कर लोगे क्या, ऐसे हाईलाइट करो। आपको क्या करना है, देखो अभी इंफॉर्मेशन जैसे CA में सबसे ज्यादा हैवी क्या होता है, कॉस्टिंग, क्योंकि आप लोग कॉस्ट अकाउंटेंट ही बन रहे हो। CS को क्या होता है ना, फाइनेंस ज्यादा हैवी होता है, मतलब अकाउंट्स। उसके बाद CS को क्या होता है, लॉ। तो उसी तरीके से ना जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन भी रहेगी ना कॉस्टिंग में, सब पूरा घुमा फिरा के दी हुई रहेगी। तो सारी इंफॉर्मेशन को देखो ऊपर नीचे तोड़ मरोड़ के पता करना पड़ेगा कहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो आपको भी क्या करना है ना, यू हैव टू गेट सम हाइलाइटर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स,
एंड डिफरेंट कलर पेन्स, जैसा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रेड, ब्लू, येलो। अभी देखो मेरे पास तो आई एम नेवर बॉट दिस, मैं तो इस पेन से लिखती हूँ यहाँ पर। बट जब मैं पढ़ती थी तो मैं भी ना मैंने भी सीखा है ये, अब ये पढ़ाना, अब ये डिफरेंट पेन्स यूज करना, अब ये कहाँ से सीखा है? आई नो कि अगर लिखेंगे थोड़ा अलग पेन से तो सेग्रीगेशन पता चलेगा, वरना एक पेन से लिखूंगी तो अब समझ में नहीं आएगा, पूरा एक ऐसा मिक्सचर लगेगा वो। ना स्पेस कंस्ट्रेंट भी है यहाँ पर, तो फिर मेरे पास अगर स्पेस कंस्ट्रेंट है, इधर उधर थोड़ा लिखूंगी तो समझ में नहीं आएगा कौन सा इंफॉर्मेशन किस इंफॉर्मेशन से रिलेट करना है। तो इसीलिए ये ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन है अभी। तो आप लोग भी क्या कर सकते हो ना, मार्केट में मिलते हैं कलरफुल पेन्स, हाइलाइटर्स, आपको बाय करने हैं वो, है ना, स्टिकी नोट्स, जो भी। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं होने की वजह से मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखना पड़ता है। अगर आपको स्पेस का कंस्ट्रेंट हो जाता है ना बुक में, तो आपको क्या करना है, स्टिकी नोट पर लिख के आपको स्टिकी नोट वहां पर बाजू में चिपका देनी है, सो दैट जब भी आप पढ़ो तो सारा इंफॉर्मेशन आपके पास वहीं पर हो, आपको यहां वहां झांकने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इधर उधर देखो फिर नहीं मिल रही है इन्फॉर्मेशन, अरे इसको कैसे सॉल्व किया, ये कहाँ से आया, है ना, अब ये समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम के टाइम पर आपके पास इतना टाइम नहीं है। एग्जाम जब होती है ना तो आपको इतना ही पता नहीं चलता है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, अरे ये ग्रास्प हो रहा है क्या, कुछ लिखा रहेगा ना तो यू कैन रिलेट दैट इंफॉर्मेशन देन, तो इसलिए लिखो। ठीक है, आई शो द स्क्रीन। अब जैसे भी आपको बुक में लिखना है तो बुक में भी तो लिखना ही है आपको, बट कॉपी में इसको अच्छे से प्रेजेंट करके भी लिखना है। ठीक है, बोथ वेज यू हैव टू डू। बुक में लिखना ही है, कंपल्सरी है। सेकेंड, नोटबुक में इसको प्रेजेंट करके लिखना है, सो दैट आपको प्रेजेंटेशन समझे अब एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है इसको। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, मैं तो एक्सप्लेन करते करते लिख रही हूँ, तो दिस इज माई प्रेजेंटेशन, क्योंकि मुझे समझाना है। ठीक है, एंड यू हैव टू राइट डाउन इन एग्जाम, तो आप एग्जाम में ऐसे नहीं प्रेजेंट कर सकते, यू कैन नॉट राइट डाउन दिस वे, यू हैव टू प्रेजेंट दिस इन अ वेरी गुड फॉर्मेट, है ना, पूरा ढांचा बना के, फॉर्मेट बना के आपको प्रेजेंट करना है। तो नोटबुक में तो करना ही है, बुक में भी ऐसा लिख लो, सो दैट बुक ऐसे कलरफुल लगेगी ना तो यू नो देन कि आई हैव स्टडीड फ्रॉम दिस बुक। ओके, नाउ आई विल जूम द स्क्रीन। एक चीज क्लियर करती हूँ यहाँ पर मैम, आपने ये जो मटेरियल का है 6000 जो है डिस्ट्रॉयड, उसको क्यों नहीं कंसिडर किया क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू करने के लिए? तो उसको मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ पहले, बाद में इसका कोई डाउट ना हो। प्रॉफिट एंड लॉस में देखो मैंने कंसिडर कर लिया है क्या, जो भी एबनॉर्मल लॉस हुआ है,
है ना। ये 6000 यहाँ पर कंसिडर हो चुका है। ये देखो पी एंड एल इतना था, यहाँ से ये रिड्यूस होकर ही नेट प्रॉफिट आया है, तो देखो वो नेट में ऐसा पी एंड एल में यहाँ पर वैसे कंसिडर हुआ है। जो ये 32,000 आया है ना, दिस 32,000 इज आफ्टर डिडक्टिंग एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट। तो अगर यहाँ पर डिडक्ट हो चुका है तो मुझे सेपरेटली फिर यहाँ से प्लांट है ना, जो मटेरियल का अमाउंट है वहां से डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो बैलेंस होना चाहिए। नहीं तो फिर देखो, अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया, स्टॉक के बदले अगर यहाँ से मैंने उतना रिड्यूस कर दिया, सपोज 6000 यहाँ से कम कर दो, तो ये टैली नहीं होगा। फिर दोनों बैलेंस शीट का ये जो टोटल टैली होता है ना, दिस 604000, ये टैली नहीं होगा, फर्क आएगा 6000 का। ठीक है, देख लो आप, बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो गिवन है ना। देखो WIP, रिजर्व, बिल्डिंग, बैंक, प्लांट, अगर ये सब लिख लोगे और ऐसा बोलोगे कि चलो बैलेंसिंग फिगर, कुछ तो बैलेंस आ जाएगा, फिर 6000 का बैलेंस आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि वो बैलेंस नहीं हो रहा है। 6000 का इफेक्ट ऑलरेडी P&L में आ चुका है। ठीक है, P&L नेट में 32,000 लिखा है हमने। ठीक है, वॉट एवर इट इज, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जो P&L में हमने ना उसका इफेक्ट ले लिया है ऑलरेडी, तो इफेक्ट लेके उतना अमाउंट आया है। तो फिर से अगर आप मटेरियल स्टॉक में अगर वैसा लिखोगे ना माइनस करके, टैली नहीं होगा। समहाउ दैट इफेक्ट इज टेकन केयर ऑफ, इसलिए वो नहीं आएगा। अगर ऐसा डाउट हुआ कि इसको क्यों नहीं कंसिडर किया, तो आपको एक बार टैली कर लेना है। देखो आपको फर्क आएगा 6000 का, नहीं तो। ओके, अभी के अभी क्वेश्चन नंबर 17 को ऐसे जितने मन चाहे उतने स्टार्स कर दो। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग, इसमें पूछा नहीं है कि क्या क्या बनाना है, समझना खुद से ही पड़ेगा कि क्या क्या बनाना है। P&L, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो सिंस कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक है तो वो तो बनाना ही पड़ेगा। उसके अलावा बैलेंस शीट, P&L अकाउंट एक्स्ट्रा का बनाना है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन के पास ही, हमने सब कुछ
सॉल्व कर दिया, इट इज एज गुड एज दिस इज द आंसर ओनली, है ना, पूरा समरी है यहाँ पर। ये भी लिख दिया कौन सा चीज कहाँ पर जाएगा, बस अब यहाँ पर वो नोशनल प्रॉफिट वगैरह वगैरह नहीं है, तो उसको हमने सेपरेटली सॉल्व कर लिया है। प्लस यहाँ पर देखो ये पूरी मार्किंग हो चुकी है, एवरीथिंग इज डन हियर। ऐसा कुछ अगर दिखता है, समझ में आता है तो एक बार देख लो। थोड़ा सा जूम करूँ क्या स्क्रीन को? ठीक है, तो अभी पहले तो स्टार कर दो इसको। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलते हैं वो? अ कंपनी ऑफ बिल्डर्स टुक अ मल्टी स्टोर्ड स्ट्रक्चर फॉर 40 लाख, कितना है 40 लाख, एस्टिमेटिंग द टोटल, है ना, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट टू बी 3680,000। क्या समझ में आता है यहां से? जो भी है थोड़ा सा, है ना, दिमाग पे स्ट्रेस दो, या कोई फॉर्मूलेज में जाके देखो, अरे ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे यूज आती है क्या। एस्टिमेटिंग कॉस्ट, है ना, ओके। एट द एंड ऑफ द ईयर द कंपनी हैड रिसीव्ड 14,40,000, कितना रिसीव हुआ है 14,40,000, being 90% of the work certified, 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 again 90% of the work certified। क्या समझ में आता है इससे? Who can get this? किसी को पता चल रहा है कि ये क्या मतलब है इसका 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड? फॉर्मूलेज में हमने देखो एक चीज वहां पर पढ़ी थी, क्या? ऑलमोस्ट कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट। वहां पर वो 4 फॉर्मूलाज थे, 4 फॉर्मूलाज। वहां पर हम लोग नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं क्या? नहीं, वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसा निकलेगा? प्रॉफिट कैसा निकलेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे? कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का कोई कॉस्ट लगेगा और कॉन्ट्रैक्ट का पैसा आएगा, है ना, ऐसा सब कुछ होगा। तो क्या करेंगे हम? कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट माइनस टोटल कॉस्ट। अब समझो 60 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 60 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो क्या हो गया? इतना मुझे इनकम आने वाला है। अभी तक कॉस्ट कितना लग गया? 3680,000। तो निकाल लो 40 लाख माइनस 3680, 3,20,000। दिस इज माई एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बात करोगे तो आएगा यहां से 40 लाख माइनस 3680,000, है ना, एस्टिमेटेड प्रॉफिट 3,20,000। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आंसर को थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, पूछा क्या है इसमें, ठीक है। ऐसे तो फिर आपको कैसे प्रैक्टिस करना, बताओ कैसे पढ़ाना फिर? अगर मैं इस तरीके से ना बताऊं, मैं पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लूं, अभी फिर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर ऊपर जाऊं, फिर ये इन्फॉर्मेशन यहां से लिंक करो, नो, यू विल बी कंफ्यूज देन, कि ठीक है हम अभी कैसे लिंक करें इन्फॉर्मेशन को। जैसे जैसे पढ़ रहे हैं ना, जो सिंपल इन्फॉर्मेशन है उसको तो दिमाग लगा के पहले ही ऐसा थोड़ा सा लिख लो। अभी मैम हमको नहीं पता ना, बट कैसे आएगा? अरे तो पहले तो मैं पढ़ा रही हूँ ना। जब सारे क्वेश्चन सॉल्व करके हो जाएंगे, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद ऐसे कहीं पे ना टेस्ट सीरीज वगैरह आप लिखोगे, तो उसके बाद आपको ऐसा थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अपने आप उस चीज का आपको हैबिट हो जाएगा, इट विल बी इन योर प्रैक्टिस। और क्या करना है आपको पता है क्या? कभी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को या ऐसा कोई बड़ा टॉपिक होता है ना, डू नॉट ट्राई टू कवर दीज टॉपिक्स इन वन गो। ऐसा नहीं कि चलो अब 2 दिन देंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पूरा खत्म, यस एक ही दिन, ऐसा 2 दिन 8 घंटे 8 घंटे 16 घंटे बैठ के पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पूरा खत्म कर देंगे। फर्स्ट थिंग तो एक सब्जेक्ट को इतने टाइम तक पढ़ने का स्टेमिना नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। आफ्टर स्टडिंग फॉर 3 आवर्स यू टेंड टू लूज इंटरेस्ट इन व्हाट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब नहीं पढ़ना इसको, यू नीड सम चेंज देन। मार्जिनल यूटिलिटी समझा है कुछ? ऐसा पढ़ा होगा कभी 11th 12th में, मार्जिनल यूटिलिटी किसको बोलते हैं, है ना? 1 रोटी खाओ, 2 रोटी खाओ, 3 रोटी खाओ,
बहुत भूख लगी है तो 4 रोटी खाओ, उसके बाद अगर किसी ने 5वीं रोटी दी तो आप उसको बोलोगे भाई नहीं अब रुक जा? बिल्कुल नहीं। अभी क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई। सिमिलरली वही चीज होती है सब्जेक्ट के साथ। जैसे जैसे आंसर सॉल्व करते जाओगे ना, क्वेश्चन आंसर, तो वो कंफ्यूजन एक तो यहाँ क्रिएट होता है। देखो कितना सारा कैसा क्वेश्चन पूछते हैं वो, कैसा ऊपर का क्वेश्चन देखो कैसा पूछा उन्होंने। इट इज ऑलमोस्ट है ना 40 मिनट हो गए होंगे जब हमने एक ही क्वेश्चन को डिस्कस किया होगा ऊपर का। ठीक है, दिस इज वेरी हैवी टॉपिक। मैंने बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि एक एक ही क्वेश्चन आपको अभी तक होमवर्क दिया है, वो भी मैंने यहाँ पर अभी आज सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क था वो, एक्चुअली इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, बट देन स्टिल आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। मुझे अपने साइड से ऐसा है कि भाई मैं पूरा ऐसे बता के क्लियर करवा दूं, क्योंकि यहाँ पर ना वर्किंग नोट्स नहीं है, और जो ऐसा 1/5 4/5 2/3 जो भी लिखा है ना, तो वो ऐसा थोड़ा सा इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन हियर के आया कहाँ से ये। ठीक है, तो उसके लिए ऐसा होता है कि भाई मैं एक बार लिखवा दूं तो दैट इज क्लियर फ्रॉम माई साइड। ठीक है, अब जैसे देखो जॉब कॉस्टिंग था, इट वॉज सिंपल टू अंडरस्टैंड, तो उसको बुक में ही करवा दिया डायरेक्ट। आई हार्डली सॉल्व हियर एंड देयर सम वर्किंग नोट्स। बट इस टाइप के जो क्वेश्चंस में है, देखो अब बाकी सारा जो है मटेरियल वेजेस एक्सपेंस, इसको तो आप देख के लिख सकते हो क्वेश्चन में से। अब जो समझाने लायक चीज है उसको मैं ज्यादा समझाऊं तो हम लोग ज्यादा आंसर कवर कर पाएंगे, है ना। ओके, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इट सेज 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड जो है वो खत्म हो चुका है। 90% से आपको यहां पर ये समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, और उसको कौन से फॉर्मूलाज लगाने हैं, वो वाले ऊपर वाले नहीं लगाने, मोर देन 50% वगैरह। इट इज अज्यूम दैट इट ऑलमोस्ट कंप्लीट, नाउ 10% काम हो गया खत्म। तो उसको क्या करते हैं हम अभी, और देखो जिस तरीके का इंफॉर्मेशन दिया है, देखो आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देकर रखी है, आपको उन्होंने ये भी बोल दिया एस्टिमेटिंग द कॉस्ट टू बी, कॉस्ट का एस्टिमेशन भी उनके पास आ गया। अब कॉस्ट इतने लगने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट इतने का है, तो जाहिर सी बात है जो बचा हुआ अमाउंट है, मतलब ये क्या 3,20,000, ये क्या है अब हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट मतलब ऐसा नहीं है कि 3,20,000 प्रॉफिट ही होने वाला है। पॉसिबिलिटी है कि 10% काम होने में कुछ तो ऊपर नीचे हो गया, तो कम भी हो जाए या प्रॉफिट ज्यादा भी हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, है ना, 3,20,000 की जगह 3,30,000 हो जाए, या फिर लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया कुछ, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसलिए हम यूज क्या करते हैं, वर्ड एस्टिमेटेड प्रॉफिट। देखो ज्यादातर काम हो चुका ना, 90% काम हो गया एकदम ऑलमोस्ट कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे है ना, नेक्स्ट 15 दिन में मे बी कंप्लीट भी हो जाए, इसीलिए हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं प्रॉफिट कितना होगा। ओके, आई होप द डिस्कशन इज क्लियर, है ना। अगर समझा भी नहीं ना ऐसा कभी कभी कि 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड फॉर्मूला कौन सा, बट देखो इन्फॉर्मेशन से समझ में आ जाएगा। देखो कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी दिया हुआ है, एंड इट इज सेइंग इन द क्वेश्चन दैट 90% कंप्लीट, मतलब हमको यूज करना है द फॉर्मूला विच इज, है ना, वो जो 4 फॉर्मूलाज है ऑलमोस्ट कंप्लीट वाले, वो यूज करने हैं। ओके, वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड। अब देखो डायरेक्टली अनसर्टिफाइड का दे दिया अमाउंट 40,000। ठीक है, ओके, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वेर इनकर्ड, क्या क्या एक्सपेंडिचर है, मटीरियल लेबर प्लांट। प्लांट का क्या आएगा, डायरेक्टली क्लोजिंग दिया है तो वैसा लिख लो, डेबिट क्रेडिट में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं, तो डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन ढूंढो, का दिए मैम, ये देखो तुरंत यहाँ पे ही जिस कनेक्ट लिंक कनेक्ट करो अब। ठीक है, अब प्लान दिया हुआ है ना, डेप्रिसिएशन का रेट कितना दिया हुआ है 25%, निकाल लो 80,000 इंटू 25%, कितना आ गया, डेप्रिसिएशन 20,000। ठीक है, तो मटेरियल लेबर डेप्रिसिएशन तीनों चीजें आ गई। उसके बाद वो लोग क्या बोल रहे हैं, मटेरियल कॉस्टिंग 20,000 वेर डैमेज्ड, कहाँ जाएगा ये, ऑफकोर्स क्रेडिट में, कॉस्टिंग P&L एबनॉर्मल लॉस, मटेरियल इतने का डैमेज हो गया। ओके, तो ये जाएगा कहाँ पर, क्रेडिट में। मैं यहाँ पर लिख दूँ अब डेबिट, डेबिट डेप्रिसिएशन जाएगा डेबिट, और अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्लांट का अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन करके हम लोग बैलेंस शीट में डालेंगे। ये वाला जो मटेरियल 20,000 डैमेज्ड है वो क्रेडिट में जाएगा, है ना, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लिख दिया। अब क्या बचा हुआ है, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड उन्होंने बोल दिया 90% इज वर्क सर्टिफाइड। अब देखो कैसे निकालेंगे वो, यहां पर उन्होंने क्या बोल दिया, कंपनी हैड रिसीव्ड, कंपनी को कितना पैसा मिला, 14,40,000 मिल गया, बट उन्होंने क्या बोला 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड।
वर्क सर्टिफाइड है क्या 1440? नहीं, ये कैश रिसीव्ड है। तो कैसे करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, कैश रिसीव्ड, है ना, कैश रिसीव्ड रिटेंशन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, अब वो कैश रिसीव्ड कितना बोल रहे हैं, 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब वर्क सर्टिफाइड 100% होगा, रिटेंशन कितना होगा, 10%। ओके, जितना काम सर्टिफाई हो जाता है उतना ही अज्यूम किया जाता है कंप्लीट भी है। ऑफ कोर्स जब कंप्लीट हुआ है तभी आपको सर्टिफिकेशन मिला है उसका। ओके, अभी कैश रिसीव्ड के सामने आप लिखो 14,40,000। मुझे कैश रिसीव्ड की अमाउंट चाहिए क्या अभी, नहीं, मुझे किस चीज की अमाउंट चाहिए, मुझे चाहिए वर्क सर्टिफाइड। तो निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट 14,40,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई करो, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 1440 डिवाइडेड बाय 90%, है ना, डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, ऐसे करो तो कितना आ गया यहाँ पर 16 लाख। ये क्या है, वर्क सर्टिफाइड। ये आपको इतना समझना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर भी ऐसा हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 ही था वो, क्वेश्चन नंबर 1 एज इन 11, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का नंबर 1 क्वेश्चन। तो वहां पर भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट निकाला था, सिमिलर वर्किंग यहां पर किया। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है 16 लाख एंड अनसर्टिफाइड का अमाउंट इज गिवन 40,000। ठीक है, बाकी सारे एक्सपेंडिचर दे दिए, बाकी तो सब गिवन है। अब क्या करना है, अकाउंट बनाना है, सिंपल लिख दो। देखो, मटीरियल 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 लेबर प्लांट का डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर ये जो डैमेज का है, डैमेज का उन्होंने बोला कॉस्टिंग पी एंड एल, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो एब नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल लॉस। फिर वर्क सर्टिफाइड का हमने वर्किंग नोट बना लिया। अब देखो, अब यहाँ पे कितना लिख दिया 16 लाख। अब भाई आपको कैसे समझेगा कि ये 16 लाख कहाँ से आया, क्वेश्चन में तो कहीं पर भी 16 लाख अमाउंट दी नहीं है। दिया है क्या कहीं पर 16 लाख, नहीं, 16 लाख कहीं पर भी नहीं दिया। अभी अगर सेल्फ स्टडी करने जाओ तो बच्चा यहीं पर कंफ्यूज किया आया कहाँ से, तो देन यू नीड अ क्लास एंड यू शुड ज्वाइन माई क्लास, ऑल्सो रिकमेंड टू ज्वाइन माई क्लास, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर पूरा वर्किंग नोट के साथ पढ़ा रही हूँ। मैम आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, पर आप अकाउंट नहीं बना रहे हो, गलत बात। देखो, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चल सकती है, तो उसके लिए मैं पूरा अकाउंट बनाऊं, उसमें मैं सिमिलर इन्फॉर्मेशन को लिखूं, इज यू नो टाइम विल अननेसेसरीली ब्लॉक्ड देयर। उतने टाइम में मैं थोड़ा सा और वैल्यू एडिशन कर सकती हूँ, आई कैन एक्सप्लेन यू मोर, आई कैन सॉल्व मोर क्वेश्चंस फॉर यू, मोर वर्किंग नोट्स फॉर यू। अब देखो, ये मटेरियल लेबर डेप्रिसिएशन, ये तो मैंने ऊपर समझा दिया ना। अभी आपको ये भी पता है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये कहाँ जाता है। फिर अगर मैं फिर से वो अकाउंट बना के वो सारी चीजें लिखूं तो टाइम तो जाएगा ना, मेरा भी जाएगा आपका भी जाएगा। इससे बेटर है कि मैं आपको समझाने में ज्यादा टाइम डालूं, ठीक है, दैट इज द पर्पस। एंड सॉल्विंग तो क्या है यार, अभी ये अगर आप एक बार समझ गया ना, कैलकुलेटर पे प्लस माइनस करो एंड गेट द आंसर, दैट इज द थिंग। इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड हाउ दैट अमाउंट हैज कम। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं कि हाउ दैट अमाउंट हैज कम, कॉन्सेप्चुअली हाउ दैट अमाउंट हैज कम। ठीक है, अब 16 लाख को सॉल्व करके तो बता दूंगी मैं कैसा आया क्या आया, ठीक है, पर उसका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हम लोग कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, हम लोग डब्ल्यूआईपी में कभी कैश रिसीप्ट लिखते हैं क्या, कैश रिसीप्ट तो कहाँ अप्लाई करते हैं हम, फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला में कैश, फिर मैम ये लोग वर्क सर्टिफाइड डायरेक्टली क्यों नहीं दे देते क्वेश्चन में ही। अब इनको ऐसा उल्टा सॉल्व करवाना है, तो वो लोग माय डियर फ्रेंड्स चेक कर रहे हैं आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो जगह पर है क्या, कैन यू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन, रीडिंग, है ना। सबसे पहले तो जब आप क्वेश्चन पेपर को ओपन करो ना, सबसे बड़ा स्किल जो आपका फर्स्ट टेस्ट होता है इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेकेंड योर रीडिंग स्किल्स। ठीक है, कि क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन है अगर स्कैटर्ड भी दिया हुआ है तो कैन यू कनेक्ट दोज इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें, रीडिंग, आपका आईक्यू, है ना। कभी कभी अभी देखो एक टॉपिक कौन सा है, सर्विस कॉस्टिंग, वो इसी इसमें ही कवर्ड है, ये जो पर्टिकुलर हम लोग ये ना पढ़ रहे हैं ना, ये वाला कौन सा चैप्टर है, आई गेस 3 और 4, कोई तो भी ऐसा पूरा मिक्सचर है। आई टेल यू, वेट एक सेकेंड में बताती हूँ आपको कौन सा टॉपिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं।
फ्रॉम द बुक। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टडी नोट 5 मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है, जिसमें जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, सर्विस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग दी हुई है। उसमें से हम लोग बाकी तो कंप्लीट कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंप्लीट करने के बाद हमारा सब हो गया। बैच कॉस्टिंग मैंने बोला मटेरियल के साथ करेंगे, और जो सर्विस वाला कॉस्टिंग है वो तो एकदम, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज जस्ट योर आईक्यू। मतलब मैम आईक्यू मतलब बस उसको ऐसा दिमाग लगाना है बस। कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन दिया है, किलोमीटर टन का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो आपको दिमाग लगाना है किलोमीटर कहाँ से आएगा, टन, फिर किलोमीटर टन निकालेंगे, फिर क्वेश्चन में पूछ लेंगे किलोमीटर पर किलोमीटर टन ऐसी वैल्यू निकालो। तो उसमें ऐसा सब कुछ नहीं है, या अकाउंट बनाओ या कोई फॉर्मूला हो या 1/3 2/3, जैसा प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग परसेंटेजेस निकालते हैं, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस करते हैं, ये सब कुछ नहीं है। कॉस्ट शीट में कॉस्ट शीट का इंपॉर्टेंस है, जॉब कॉस्टिंग में भी कॉस्ट शीट का इंपॉर्टेंस है, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में तो ये सारा सब कुछ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इज कि कॉस्ट अकाउंटेंट है ना, जो भी हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में अभी जो भी पढ़ा है उसमें हमने ये देख लिया है कि कुछ तो फॉर्मेट है, नहीं तो कोई फॉर्मूला है। अब वो वाले टॉपिक में ना ही कोई फॉर्मूला है ना ही कोई फॉर्मेट है, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन हियर, है ना। अगर ये चल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो छोड़ दो। तो उसको हम अभी कवर भी नहीं करने वाले, सबसे एंड में उसको करेंगे। इस टॉपिक के बाद विल बी स्टार्टिंग विथ मटीरियल, ठीक है, विल बी स्टार्टिंग विथ मटीरियल। मटीरियल कहां पर आएगा, विल बी स्टार्टिंग विथ स्टडी नोट 2, है ना, कॉस्ट असर्टेनमेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, वहां पर है ना, मटीरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड। तो मटीरियल कॉस्ट से शुरू करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ठीक है। अभी हाँ, तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया। कमिंग बैक टू द आंसर, है ना, आंसर में हम लोग वापस आ रहे हैं। थोड़ा सा है ना, ये ज्ञान देना जरूरी होता है, नहीं तो फिर पढ़ाई 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 मैम बोर हो गया। तो थोड़ा सा ऐसा मोटिवेट कर दो ना, तो इट्स वेरी, है ना, अंदर से आता है। चलो क्लास भी करेंगे, मोटिवेट भी होंगे और पढ़ेंगे भी, बहुत अच्छा पढ़ेंगे। पास होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। इससे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज़्यादा मेहनत। ओके, ठीक है मैम, करेंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम वी वोंट बी इन योर क्लास, हम लोग मतलब अभी क्लास करके, है ना, विल बी टेलिंग यू दैट वी आर CMA नाउ। ओके, ठीक है। अभी क्या वर्क सर्टिफाइड आ गया, वर्किंग नोट से आ गया वो 16 लाख, एंड अनसर्टिफाइड इट इज गिवन, ये गिवन था 40,000। अब क्या निकालना है मैम, निकाल दो। क्या निकालना है, नोशनल प्रॉफिट। जब तक पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट नहीं होता तो आप लोग क्या यूज करोगे, नोशनल प्रॉफिट। भले ही हम लोग जो वो 90% मान रहे हैं ना, ऑलमोस्ट कंप्लीट, वो फॉर्मूला वाइज सॉल्व करेंगे चारों तरीके से, बट अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ पोर्शन हमको रिजर्व्स में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। तो अभी तो आपको रिजर्व्स में वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। मतलब क्या, वो फॉर्मूलाज कब यूज करते हैं, 1/3 2/3, जब है ना 25 to 50% के रेंज में हो या 50% अबाव हो तब। बट यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट है तो हम लोग ये 4 फॉर्मूलाज यूज करने वाले। कौन कौन से 4 फॉर्मूलाज मैम, हमने पढ़ा था, देखो एक चीज, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू, क्या पढ़ा था, एक बार मैं दिखाती हूँ आपको वो फॉर्मूलाज।